Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, जिन जिन के क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखने का रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद भी वीडियोज़ आएंगे। एंड आज जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उस दिन जन्माष्टमी है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मे श्री कृष्ण ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। If you're new here, hi, I am Aarti. I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So questions start करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या टीबी होने के बाद माँ नहीं बन सकते हैं? क्योंकि मेरी फूफी को हुआ है और उस बाद वो माँ नहीं बन सकी। ओके, तो टीबी होने के बाद माँ नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं कि एक बार टीबी हो गया तो माँ नहीं बन सकते हैं। टीबी की मेडिसिन से किसी किसी को फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सबको नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको टीबी हो गया है तो आप माँ नहीं बन सकते, टीबी होने के बाद भी माँ बन सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे कभी सर्च करके देखो टीबी सर्वाइवर्स के बारे में, या फिर आप गूगल पे सर्च करके पढ़ो टीबी सर्वाइवर्स से कनेक्ट करो, तो बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिनको टीबी होने के बाद वो लोग माँ बनी है। तो टीबी होने के बाद माँ नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, बट अगर एक दो केसेस में एक्सेप्शन होता है तो उसका मुझे पता नहीं है। बिकॉज जितना भी मैं यहाँ पे बताती हूँ मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अगर उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा के वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घर में एक को ब्रेन टीबी हुआ है, 20 दिन से बेहोश है। आपको कितना पैसा खर्चा हुआ? तो ये सिमिलर क्वेश्चन मुझे 3-4 आया है, जिसमें एक ने बोला है कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं बोल के। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे सिमिलर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, जिस स्थिति में मेरा ट्रीटमेंट हुआ वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। और मेरा जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था उस टाइम कोविड था। तो हॉस्पिटल्स अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो तो भी कोई हॉस्पिटल अफोर्डेबल होता है, कोई हॉस्पिटल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो जहाँ जहाँ मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके गए थे, जितने भी अफोर्डेबल हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे मुझे कभी किसी में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे सब आईसीयू फुल था। तो मुझे जिस हॉस्पिटल में लेके गए यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था। तो उसी हिसाब से जो मेरा इनिशियल टाइम में, जो 1 महीना पहले जब मैं कोमा में थी, उस टाइम मेरा बहुत खर्चा हुआ। जहाँ पे मैं आईसीयू में रही थी वहाँ पे एक दिन का आईसीयू का कॉस्ट 41,000 था, एक दिन का। उसका मेरे पास बिल भी है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब कुछ ऐसे गलत बता रही है, बट ऐसा नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। एग्जैक्ट अमाउंट मैं इसलिए भी नहीं बताना चाहती क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में जितना खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि सिमिलरली दूसरे हॉस्पिटल में भी उतना ही खर्चा होता है। हॉस्पिटल देख देख के होता है। किसी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स आपको 15-16,000 तक मिल जाते हैं और किसी हॉस्पिटल में 40,000 तक होता है। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हो, कहाँ पे करा रहे हो, इस हिसाब से डिपेंड करता है। तो मेरे जब ट्रीटमेंट हुआ तो उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि मुझे किसी अफोर्डेबल हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, और 1-2 हॉस्पिटल से मुझे नहीं होगा ठीक बोल के वो दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ ऐसा बोल दिया था। तो मेरा हॉस्पिटल बैंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। तो उस हिसाब से मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था, जो मेरी फैमिली नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बट आप लोगों का जहाँ पे हॉस्पिटल है, जैसा हॉस्पिटल है, वहाँ की कॉस्ट कैसा है, उसी हिसाब से होता है। तो अगर आपका पेशेंट एडमिट है तो आप हॉस्पिटल के वहाँ से बात करके आप पूछ सकते हो कि कितना खर्चा लगने वाला है। वो एस्टिमेट बिल आपको दे देते हैं कि अगर आपके पेशेंट को 1 महीना और एडमिट करना पड़ेगा तो इतना खर्चा लग सकता है, ऐसे करके वो एस्टिमेट बिल आपको दे सकते हैं। मैं कभी भी किसी पेशेंट को मेरा जितना लगा है कॉस्ट, मेरे पास सारे बिल है, लेकिन मैं कभी किसी को एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए भी नहीं बताती हूँ क्योंकि पेशेंट सुन के थोड़ा सा पेशेंट की फैमिली घबरा जाते हैं कि अरे इतने पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को उतना ही कॉस्ट लगे। किसी को बहुत कम भी लग सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की कंडीशन कैसी है, आपने कैसे हॉस्पिटल में रखा है। जैसे जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी, कोई हॉस्पिटल बहुत अफोर्डेबल है, कोई हॉस्पिटल बीच के रेंज में है, कोई हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये 3 साल में मैंने वो सारे टाइप्स के हॉस्पिटल में मैं गई हूँ, तो इसीलिए बहुत वैरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, पेशेंट टू पेशेंट कैसी कंडीशन है, ये सब करके।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, आई होप आप भी ठीक होंगे। दीदी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, क्या करूँ? ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी अगर आपका थोड़ा सा भी वेट नहीं बढ़ रहा है, एकदम आप जितना वेट था उतना ही है, थोड़ा भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक बार अपने ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी बताइए। साथ ही साथ आप अपने फूड आइटम्स में ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड करिए जो वेट गेन करता हो। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर करे हुए हैं मेरे चैनल पे वेट गेन के ऊपर। मैंने अपने टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में 10 केजीज़ वेट गेन किया था और 10 केजीज़ गेन होने के बाद मेरा स्टॉप हो गया। तो वो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है और दूसरे वीडियो में मैंने शेयर किया है कि मैंने क्या-क्या खाया था और कौन-सी चीज़ें खाने से वेट बढ़ता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे वेट गेन ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करेंगे तो भी वो वीडियो आ जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल में सर्च करके भी देख सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, मेरी फैमिली में किसी को फ्रेंड टीबी हुआ है, उसको भी आप जहाँ पर ठीक हुए वहाँ पर इलाज कराने का है, एड्रेस चाहिए वहाँ का। तो मैंने अपना इलाज कराया है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से इलाज कराया, तो मैंने सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर में कराया है। लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी को ये हॉस्पिटल रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप आके यहीं पर इलाज कराओ, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल होता है। अगर आपका लंग्स टीबी है, पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है और अगर आपके पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही टीबी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पेशेंट थोड़े से सीरियस कंडीशन में है, अगर आपको जो है ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी है, पेशेंट थोड़े से सीरियस कंडीशन में है, तो आपके पास में जो भी अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको ट्रस्ट लगता है वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। अगर आप पूछ रहे हो कि मैंने कहाँ से कराया है, तो मैंने अपना ब्रेन एंड स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट कराया है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू कुक ऑल दिस बाय योरसेल्फ? येस, आई कुक एवरीथिंग। घर का जो भी खाना होता है, चाय से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। कभी कभी मेरी हेल्थ ख़राब होती है, बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर घर का जो भी खाना होता है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज योर लाइफ ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट, लाइक एक्टिव और बिट इनएक्टिव, फीलिंग स्लगिश? प्लीज़ रिप्लाई करना। तो मेरी लाइफ कैसी थी, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मेरी लाइफ कैसी थी। आई यूज़ टू फील इनएक्टिव, मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस भी होता था, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ट्रीटमेंट के 1 साल जब हुआ था तब से ही मैं घर का सारा काम करती थी। मेरे फैमिली में बोलते हैं कि मेड रखो, हाउस हेल्प रखो, बट आई ऑलवेज़ फील कि थोड़ा सा कुछ तो करना चाहिए। तो सुबह से शाम तक मैं घर का काम करती थी ट्रीटमेंट के टाइम में भी, और मैं कुकिंग करती थी, क्लीनिंग और जो भी छोटा मोटा काम होता है, अपना काम जितना भी हो सकता है मैं करती थी। बट थोड़ा सा टायर्डनेस रहता था और अभी भी टायर्डनेस रहता है। अभी भी मुझे जो है, नॉर्मल इंसान एक कुकिंग करने में या क्लीनिंग करने में किसी को 1 घंटा लगता है, तो मुझे 2 आवर्स लगते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं रेस्ट करती हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। सो ऑल डे आई एम ऑक्यूपाइड विद सम वर्क, क्योंकि जो 2 घंटे का काम है मुझे 4 घंटे लगते हैं, तो मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ। यस, टायर्डनेस होता है, इतना ज़्यादा बॉडी एक्टिव नहीं रहता है। मेरा टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में भी बॉडी एक्टिव नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा थकावट होता था, और अभी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मेडिसिन के साथ में पानी पीता हूँ 5 लीटर, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल है? जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो यूरिन पास ज़्यादा ही होता है। और ये क्वेश्चन मेरा भी था कुछ मंथ्स पहले तक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मैं भी 4.5 से 5 लीटर पानी पीती थी, अभी भी पीती हूँ। तो जब मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा या फिर मैंने प्रैक्टो में भी पूछा था, तो आप उनके रिप्लाइज़ भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर्स काफ़ी होता है। मैक्सिमम आप 3.5 लीटर से ज़्यादा मत पियो, 3.5 लीटर तक रखो, उससे ज़्यादा मत पियो। तो उसके बाद मैंने जो वाटर इनटेक है वो थोड़ा सा कम किया और अभी मैं दिन के 4 लीटर तक पी लेती हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करते हैं। और अगर आपको प्यास नहीं लगती है, आप सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए ज़्यादा पानी पी रहे हो, तो थोड़ा सा कम करके आप 3.5 लीटर तक रख सकते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द ट्रीटमेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिकवर फ्रॉम दैट और नो? मतलब ट्रीटमेंट के बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी ठीक हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो ट्रीटमेंट के बाद में पेरिफेरल न्यूरोपैथी ठीक हो सकता है, लेकिन टाइम लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद 1-1.5 साल तक भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स को देखा है जिनको ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 2 साल तक भी उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी रहती है। तो इसके
लिए आपको टाइम लग सकता है। अगर आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को दिखा के जो भी वो टैबलेट्स देते हैं, एक तो पायरिडॉक्सिन देते हैं और दूसरा न्यूरोपैथी के लिए अलग से टैबलेट भी दे सकते हैं। तो जो भी दवाइयाँ वो देते हैं वो आप ले सकते हैं। इवन आफ्टर टीबी ट्रीटमेंट भी अगर वो कंटिन्यू कराते हैं न्यूरोपैथी की दवाइयाँ तो आप ले सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। जिनके भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस। अब मैं ट्राई करूँगी कि हफ्ते में 3 वीडियोस में अपलोड करूँ। एंड वीडियो एंड करने से पहले जो भी टेस्ट या कोई भी मेडिसिन का नाम अगर मैंने बताया है तो वो आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं यहाँ पे आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप ये करो वो करो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और उसी हिसाब से बताती हूँ। तो आपको जो भी करना है आप डॉक्टर को पूछ के करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।